हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूचना क्रांति क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत सहित दुनिया भर में आज तक कई तरह की क्रांतियां आई हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अब ये निर्भर करता है कि वो क्रांति किस तरह की थी, कितनी बड़ी थी और उसका प्रभाव क्षेत्र क्या था। ऐसे ही एक क्रांति आई थी जिसे आज हम सूचना क्रांति के नाम से जानते हैं। इसने पूरे विश्व की स्थितियों को ही बदल कर रख दिया है और संचार करने के सभी माध्यम बदल डाले हैं। इस तरह से हम पहले जो पत्राचार किया करते थे और एक पत्र को दूसरे पते तक पहुंचाने के लिए महीनों लग जाया करते थे, वो आज के समय में एक क्लिक की दूरी पर घटकर रह गया है। ऐसे में आज का समय सूचना क्रांति का एक नया युग लेकर आया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आप अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से सूचना क्रांति के बारे में पूरी जानकारी लेने आए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सूचना क्रांति के बारे में बताने वाले हैं और इसके बारे में व्यापक स्तर पर आपको शुरू से लेकर अंत तक हर एक जानकारी देने वाले हैं। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि सूचना क्रांति के तहत कब क्या हुआ था और किस तरह से इसमें परिवर्तन आता गया और नई चीज़ें जुड़ती चली गईं। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सूचना क्रांति क्या होती है और इसे एक क्रांति का नाम क्यों दिया गया। तो पहले आप ये समझें कि सूचना क्या होती है। दोस्तों, सूचना को हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे बातचीत करना या वार्तालाप करना कहा जाता है, जबकि जब कोई शिक्षक किसी छात्र को पढ़ा रहा होता है तो उसे सिखाना कहा जाता है या ज्ञान देना कहा जाता है, जबकि सूचना इससे बिल्कुल अलग होती है। अब सूचना जो होती है वो बताने का या वार्तालाप करने का या किसी को जानकारी देने का या किसी से जानकारी लेने का एक प्रकार होता है। ऐसे में इसी सूचना के ही कई प्रकार हो सकते हैं और उसे एक क्षेत्र में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। सूचना में हम किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ के बारे में उन्हें सूचित करने का काम करते हैं। इसे ही सूचना कहा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी को भी अपनी ओर से किसी चीज़ के बारे में सूचित करने को ही सूचना देना कहा जाता है। अब ये सूचना क्रांति क्या चीज़ है, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ समय पहले तक जब इस दुनिया में ना तो इंटरनेट हुआ करता था और ना ही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स उस समय नहीं थे, तो उस समय सूचना को पहुंचाने का कार्य बहुत जटिल होता था। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी जगह अत्यधिक वर्षा होने वाली है, तो वहां पर शासन व्यवस्था के द्वारा लोगों को तुरंत सूचित करना बहुत ही जटिल कार्य होता था। ऐसे में 1980 के दशक में इंटरनेट सहित कंप्यूटर के माध्यम से इस क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर दिया गया, जब समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर लंबी तारें बिछाकर एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम किया गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको सूचना क्रांति के बारे में अच्छे से जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, सूचना क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसके तहत व्यक्ति के द्वारा किसी भी सूचना को बहुत जल्दी एक देश से एक जगह से दूसरे जगह पर भेज दिया जाता है और उसका आदान प्रदान संभव हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूचना क्रांति का इतिहास क्या है। दोस्तों, अब हम सूचना क्रांति के इतिहास के बारे में बात करेंगे ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझने और इसे करीब से जानने का मौका मिल सके। दोस्तों, कुछ समय पहले तक जब इंटरनेट और बिजली नहीं हुआ करती थी तो उस समय सूचना का आदान प्रदान बहुत ही मुश्किल था। फिर धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में क्रांति आती चली गई और सूचना का आदान प्रदान सरल होता चला गया। अब सूचना के क्षेत्र में जो ये क्रांति आई है, इसमें कब क्या योगदान रहा है, इसे हम चरणबद्ध तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे ताकि कोई भी क्षेत्र अछूता न रह पाए। तो आइए हम इसके बारे में सूचना क्रांति के इतिहास के बारे में चरणबद्ध तरीके से जानते हैं। दोस्तों, सूचना क्रांति का पहला चरण था बिजली और उपग्रह। जब देश और दुनिया में ना इंटरनेट हुआ करता था और ना ही बिजली हुआ करती थी, तब सूचना का आदान प्रदान केवल और केवल व्यक्तिगत बातचीत, पत्राचार और कबूतर के माध्यम से हुआ करता था। कहने का अर्थ ये हुआ कि तब या तो व्यक्ति को भेजकर या गुप्त समाचार को पत्राचार के माध्यम से या फिर जल्दी भेजने के लिए कबूतर को भेजा जाता था। फिर दुनिया भर में बिजली का प्रवेश हो पाया और इससे सूचना के क्षेत्र में पहली क्रांति लाने का काम किया गया। इसी के साथ ही सूचना का आदान प्रदान करने के
कई क्षेत्र खोले गए, जिसमें सबसे पहला रेडियो था। इसके लिए अंतरिक्ष में मनुष्यों के द्वारा उपग्रह को छोड़ा गया, जिसके तहत रेडियो उपकरणों को सिग्नल दिए गए। इससे किसी भी सूचना को इसके तहत दिया जा सकता था, भेजा जा सकता था। फिर एक समय के बाद टेलीफोन का कॉन्सेप्ट आ गया और उसके लिए जगह जगह पर टेलीफोन की तारों को बिछाया गया ताकि व्यक्तिगत रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। टेलीफोन पर लोग अपनों से बातचीत कर पाने में सक्षम हुए। दोस्तों, सूचना क्रांति का दूसरा चरण कंप्यूटर और इंटरनेट था। दोस्तों, देखते ही देखते दुनिया भर में कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ ही इंटरनेट का प्रवेश हो गया। इंटरनेट ने सूचना के क्षेत्र में जो क्रांति लाकर रख दी, वो एक तरह से दूसरी क्रांति थी। जिस प्रकार सूचना क्रांति के पहले युग में बिजली और उपग्रह ने क्रांति लाकर रख दी थी, ठीक उसी तरह सूचना क्रांति के दूसरे युग में इसका श्रेय कंप्यूटर और इंटरनेट को जाता है। ये एक तरह से सूचना के क्षेत्र में ऐसा मोड़ था जिस पर आगे के चरण निर्भर करने वाले थे। 200 कंप्यूटर आने के बाद लोगों के पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई जो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज थी और जिस पर तरह तरह के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कई तरह के कार्य किए जा सकते थे। लेकिन ये सूचना क्रांति का एक रूप नहीं बल्कि उसका एक सहायक था। सूचना क्रांति का असली कार्य इंटरनेट ने किया था, जिसके माध्यम से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन जाता था, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आप केवल अपने उस क्षेत्र तक ही सीमित थे, जबकि इंटरनेट ने आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम किया। अब आप इस इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक और व्यक्तिगत के अलावा और भी बहुत सारी रिसर्च कर सकते थे, उसे ढूंढ सकते थे जो व्यक्तिगत से भी बढ़कर था। दोस्तों, सूचना क्रांति का तीसरा चरण मोबाइल है। ये सूचना क्रांति का तीसरा और अभी वाला चरण है, जिसे हम कई वर्षों से देख रहे हैं। लगभग 2 दशक पहले इस दुनिया में मोबाइल का प्रवेश हुआ, लेकिन तभी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम थी। फिर धीरे धीरे इंटरनेट की स्पीड बढ़ी और वो 2G से बढ़कर 4G हो गया और अब तो 5G पर भी ज़ोर शोर से काम हो रहा है, जो सूचना क्रांति के क्षेत्र में एक अहम योगदान होगा। दोस्तों, कंप्यूटर के बाद जो मोबाइल आया और उसमें भी जब स्मार्टफोन की एंट्री हुई तो वो कंप्यूटर से बहुत अधिक उन्नत और सरल उपकरण था, जिस पर हजारों ऐप्स, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा सकते थे और इसी के साथ ही इसे हर जगह अपने साथ लेकर जाया जा सकता था। एक तरह से आप अपने साथ सूचना क्रांति के एक बहुत बड़े उपकरण को साथ लेकर चल रहे होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक ही क्लिक में पूरी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, सूचना क्रांति का चौथा चरण डेटा है। ये सूचना क्रांति का एक ऐसा चरण था जिसके बारे में हमें अलग से तो नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे इसके माध्यम से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, जिसे हम अभी जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरह से इतने वर्षों पहले जो इंटरनेट आया तो तभी से ही ये डेटा वाला काम शुरू हो गया था, क्योंकि इंटरनेट पर हमारी हर एक चीज़ डेटा का रूप ले रही थी। हम सभी कंपनियों ने, व्यवसायों, सरकारों इत्यादि ने सभी ने अपना सभी तरह का डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही हम इंटरनेट पर जो भी गतिविधियां इतने वर्षों से करते चले आ रहे हैं वो भी इंटरनेट पर सेव होता चला गया। अब इसी डेटा को ही हम सूचना क्रांति का नेक्स्ट लेवल या अगला स्तर कर सकते हैं, जिसमें डेटा के आधार पर ही सब कुछ तय किया जाता है। अब किसी कंपनी को कोई नई चीज़ बनानी है या फिर किसी सरकार को कोई नया निर्णय लेना है या फिर कुछ भी करना है तो वो पूरी तरीके से डेटा पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में आज के समय में डेटा को हम इंटरनेट का सोना भी कह सकते हैं। दोस्तों, सूचना क्रांति का 5वां चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये शायद सूचना क्रांति का आखिरी चरण हो सकता है जो हम मनुष्यों के जीवन और स्थिति को पूरी तरीके से बदल कर रख सकता है। ये एक ऐसा चरण भी हो सकता है जो पूरी दुनिया और मनुष्य जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक तरह से हमारे जीवन में सूचना क्रांति के इस रूप का प्रवेश कुछ उसी तरह से होगा जब दुनिया में पहली बार बिजली आई थी और सभी का जीवन लगभग परिवर्तित सा होकर रह गया था, क्योंकि तभी सूर्य छिपने के बाद अग्नि के अलावा रोशनी का कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता था, ऐसा सोचा जाता था। अब ये हमारे लिए इसलिए भी इतनी परिवर्तनशील होगी क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि को अपने आप सोचे समझने की शक्ति प्रदान कर देंगे। इस तरह से हमें अपना दिमाग कम लगाना होगा या लगाना ही नहीं होगा और सब काम ये उपकरण कर रहे होंगे। ये एक तरह से अपना एक असिस्टेंट रखने जैसा होगा जो हमारा लगभग हर तरह का काम कर दिया करेगा। इसी के साथ वो सभी तरह की सूचनाओं से युक्त एक स्मार्ट उपकरण होगा जो हमारी क्षमता से अधिक और बढ़िया काम करके देगा।
अब हम इसे घातक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरा आप ही सोचिए, जब हम किसी उपकरण को खुद से सोचने समझने की शक्ति दे देंगे और वो हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे, क्योंकि मनुष्य के दिमाग की एक सीमित शक्ति होती है, जबकि वो तो उपकरण है, तो क्या उसे हम ऐसी शक्ति देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम कैसे सोच सकते हैं कि अपने से बेहतर एक ऐसा उपकरण बना लिया जाए जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो और वो एक दिन मनुष्यों को ही पीछे न छोड़ दे या फिर हम पर प्रभावी ना हो जाए। इसीलिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हम खुद के ही बनाए रोबोट्स और अन्य उपकरणों के गुलाम बन चुके होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूचना क्रांति के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस सूचना क्रांति के क्या कुछ फ़ायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा फ़ायदा यही है कि किसी भी सूचना को बहुत ही तेज़ गति के साथ एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है, और वो भी स्पष्ट और क्रांतिकारी रूप में। आप तो सभी निर्णय सूचना क्रांति के आधार पर ही ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सटीक आंकड़े और अन्य जानकारी आ गई है कि उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। एक तरह से इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर रख दी है और आगे भी लाती रहेगी। इसी के आधार पर ही नौकरियां बन रही हैं और जा रही हैं, सरकार निर्णय ले रही है, घोषणाएं कर रही है, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है या फिर अन्य तरह के काम किए जा रहे हैं। एक तरह से वैश्विक स्तर पर जो भी बड़े काम हो रहे हैं और एक घर में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उन सभी को बेहतर बनाने का कार्य ये सूचना क्रांति के कारण ही संभव हो पाया है। तो हम सूचना क्रांति के लाभ को सीधे शब्दों में निर्णय लेने की बेहतर समझ विकसित होना कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूचना क्रांति के क्या कुछ नुकसान हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है क्योंकि वे संहारक हैं। किसी चीज़ के निर्माण के लिए किसी चीज़ का नष्ट होना भी जरूरी होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करना है तो उतनी ही मात्रा में किसी अन्य चीज़ को नष्ट करना होगा, क्योंकि आप स्वयं से कुछ नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरह से सूचना क्रांति के माध्यम से हमारे जीवन में जितने भी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उतने ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे या मिल रहे हैं। आगे चलकर तो इसके और भी ज़्यादा घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सूचना क्रांति के युग में बहुत बड़े बड़े बदलाव हम देखने जा रहे हैं। सूचना क्रांति ने हम सभी को इंटरनेट और अन्य उपकरणों के माध्यम से एक दूसरे के बहुत पास ला कर रख दिया है, लेकिन वास्तविकता में हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। अब रही सही कसर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही दूर कर देगी, क्योंकि ये हम सभी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां हमें संभालने तक का अवसर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सूचना क्रांति क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।